नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं माननीय श्री पुरुषोत्तम प्रसाद जुआरिया। ये LIC के एक रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जबलपुर से हैं। सर ने आज हमको टाइम दिया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। आज हम इनके बारे में जानेंगे और इनकी क्या विचारधाराएं हैं समाज को लेके, कैसे एक अच्छा जीवन जिएं, कैसे एक जो आदमी है जो नौकरी करता है किसी संस्थान में, कैसे वो अपना परिवार पालता है या एक मध्यम वर्गीय परिवार कैसे अपनी ज़िंदगी जीता है, आज हम इनसे जानेंगे। एक मिडिल क्लास इंसान कैसे अपने जीवन की कठिनाइयों को, हर्डल से जूझता है, संभलता है और उसी के साथ साथ अपने परिवार को आगे लेके चलता है, आज हम जानेंगे। तो सर का इंट्रो देना पहले बनता है। सर का जन्म खरगापुर गांव में हुआ था, जिला टीकमगढ़। सही बोल रहा हूँ ना सर? बिल्कुल। चलिए सर, इसी से शुरुआत करते हैं। इस जगह के बारे में कुछ बताइए। खरगापुर एक्चुअली उस समय जब मेरा जन्म हुआ था बहुत छोटी जगह हुआ करती थी। जगह तो आज भी छोटी है वो, लेकिन कंपैरेटिवली उस समय से जो मेरा 65 में बर्थ था जी। उससे और आज में काफ़ी फ़र्क है। समय विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज बहुत हुए हैं। उस समय तो कोई साधन नहीं थे, लाइट भी नहीं थी वहाँ पर। तो बर्थ हम लोग का हम जब हुआ था वहाँ पे तो स्थिति थोड़ी बहुत मतलब स्ट्रगल करने वाली थी, संघर्ष वाली थी। फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर लाइट हुई, फिर कुछ हुआ, फिर ऐसे प्रोग्रेस होती गई। आज काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में है वो जगह। हमारी जो है प्राइमरी मिडिल एजुकेशन वहीं खरगापुर गांव से हुई है, ग्राम से हुई है। मेरे फादर ने जो है, मुझे तो याद नहीं है कि कब खरगापुर उन्होंने हमको हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ छोड़ दिया। 10-11 महीने का था या और छोटा था। तो मैं बहुत दिनों तक तो यही जानता रहा कि ग्रैंडफादर ही मेरे फादर हैं। अच्छा, ओके। एक लंबे अरसे तक मेरे फादर आते थे बीच में, पन्ना में पोस्टिंग थी उनकी, आते थे बीच में। लेकिन मैं ये समझ रहा था कि ये अपने घर का कोई मेंबर है, सीनियर मेंबर है, आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं। बहुत दिनों तक मैं ये उसमें था कि ये जो मेरे साथ पेरेंट्स रह रहे हैं, जिनके साथ जिनकी छत्र छाया में पल बढ़ रहा हूँ, यही मेरे मदर फादर है। अच्छा, क्या बात है। फिर जो है थोड़े समय बाद पता लगा कि नहीं बाबा, ये तो आपके ग्रैंडफादर हैं। फादर तो वो हैं जो आते हैं। तब जाके जब आपके पता चला तो 8वीं 9वीं तक मैंने वहाँ पढ़ा है। 9वीं के बाद फिर चूँकि वहाँ हायर एजुकेशन की सुविधा नहीं थी तो फिर फादर अपने साथ हमको सतना ले गए। फिर सतना में हमने 10वीं 11वीं फिर बाकी जो एजुकेशन थी वहाँ से शुरू हुई। तो जैसा कि सर आपने बोला कि डिफरेंसेस हैं, जैसे पहले के उसमें फ़र्क था और आज में फ़र्क है, तो वो क्या फ़र्क है थोड़ा बताएं। किन चीज़ों पे आप? फ़र्क ये था कि जो टेक्नोलॉजी आज हम देख रहे हैं उसमें और उसमें तो ज़मीन, वो तो उस समय जीरो था समझ लीजिए। अच्छा। इवन लाइट भी नहीं थी घर में। ये कम्युनिकेशन के साधन हो गए, मोबाइल हो गया, अकेला रेडियो हुआ करता था। जो न्यूज़ पढ़ना है तो उससे पेपर भी, इवन पेपर सर्कुलेशन जो डेली के थे वो रेगुलर नहीं थे। 2-3-4 बस टीकमगढ़ ज़िले से गांव तक 2-3-4 बस होती थी। अगर वो बस निकल गई तो किसी के आने की उम्मीद वहाँ सीज हो जाती थी। वाहन भी 4 व्हीलर भी नहीं थे, 2 व्हीलर भी बड़े लिमिटेड थे, आप गिन सकते थे। अच्छा। मेरे को याद है कि मेरे ख्याल से मेरे फादर की कार जो है पहली गाड़ी थी उस समय जब वो गांव आए थे कार लेके। लोग ये बोला करते थे देखो रे वो आ गई है, 2 मुँह की कार आ गई है बोले। बच्चे जो है बस स्टैंड से ही पीछा करते थे उसका। अच्छा। तो एक जो है वो अलग एक माहौल हुआ करता था। तो उस समय कोई साधन नहीं थे, कहीं भी आपको जाना है तो एक ना ट्रेन की सुविधा थी, ना अपना खुद के वाहन की सुविधा थी। आप बस पे ही डिपेंडेंट रहते थे। तो बस से आप जाइए और टाइम टेकिंग भी था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसमें। तो अब जैसा था उससे करते थे। फिर समय धीरे धीरे करके आया तो अब काफ़ी अच्छी उस स्थिति में हो गए हैं, जहाँ अपन घंटों में जो जर्नी किया करते थे वो अब जो है बहुत आसान हो गए। दिन जहाँ लग जाता था वो कुछ घंटों में होने लगा है। मतलब हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। तो सर
इससे जुड़ी कुछ यादें, खरगापुर से जुड़ी कुछ ऐसी यादें जो आपके जहन में बैठ गई और वो ऐसा है कि आपको हमेशा याद रहेंगी, भले ही आप कहीं पे भी रहें, कुछ भी करें, ये और मुख्य यादें जो हैं। वहाँ का तो देखिए, एक एक पल, एक एक वीक, एक एक ईयर जो है सब याद करने यादगार लायक, हो गया। याद, हाँ, करने लायक। क्योंकि आप अगर आप अपने पोषण से देख लीजिए तो उस समय के हिसाब से पोषण वो लोग बहुत अच्छा करते थे। आज के परिवेश में उसको अगर तुलना करी जाए तो उसके सामने कुछ नहीं था। ऐसी और भी कई, पढ़ाई के लिए करना है तो पढ़ाई के लिए स्कूल, अब आप जा रहे हैं तो आपको पैदल जाना है स्कूल। बस्ता जो होता था, जो आज सब्जी अपन लेने जाते हैं वैसा बस्ता हुआ करता था। अच्छा। स्लीपर हैं तो हैं, अगर खो गई तो वो पता लगा कि माँ बाप इतने वो नहीं हुआ करते थे। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि वो आपकी हर रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। मजबूरी उनकी थी कि कोई डेलीबरेटली नहीं करते थे, मजबूरी थी उनकी। तो स्कूल में ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे, प्राइवेट स्कूल तो होते नहीं थे। लेकिन एजुकेशन का लेवल बड़ा अच्छा था उस समय। मतलब ऐसा नहीं था कि ये आजकल के समय में दूसरी चीज़ों पे फोकस ज़्यादा होता है, मेन सब्जेक्ट से आप हट जाते हैं। अगर वहाँ पे टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो वो ब्रिलियंट आदमी हुआ करता था। जो आज मैं हूँ, उन लोगों के उसमें बड़ा योगदान है। और बच्चे भी सिंसियर होना चाहिए। हर होते थे, 95% तो होते थे। इक्के दुक्के बच्चे जो रईसों के हो गए या बड़े परिवारों से हो गए या जिनको बिजनेस लाइन के हो गए, तो उनको केयर नहीं होती थी कि हमको जो है पढ़ाई करके कुछ बनना है। हम लोग के पीछे तो कोई बैकग्राउंड ऐसा था नहीं कि हम जो है नौकरी के अलावा कुछ कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाते थे, पढ़ाई भी करते थे। स्कूल में जो पढ़ाया सो पढ़ाया, अगले दिन होमवर्क करके ले जाना है। टीचर्स लोग भी जो है पनिशमेंट बराबर देते थे। आज तो पनिशमेंट गवर्नमेंट ने ही बैन कर दिया है कि पनिशमेंट आप बच्चे को नहीं दे सकते, मार नहीं कर सकते हो। कि हम लोग को खड़ा भी किया जा सकता था, हम लोग से पूछे भी जाते थे प्रश्न जो है, तो तैयार डर रहता था। उस बहाने जो हम लोग तैयारी करके जाते थे। तो स्कूल पता लगा उसी समय खेती बाड़ी का थोड़ी बहुत खेती भी गांव में थी। तो पता लगा कि मार्च के महीने में एग्ज़ाम चल रहे हैं और हम इस वहाँ बैठे हैं, अपने खेत पे बैठे हैं। लेकिन तो भी किताब साथ में रहती थी, पेपर अगले दिन है, हम लोग बैठे खेत में। एक किस्सा सुनाता हूँ जी बिल्कुल। कि 8वीं में था शायद। तो मेरे चाचा जी जो मेरे से 1 साल लगभग बड़े थे, दुर्भाग्य से अब तो है नहीं इस दुनिया में, अच्छा। और मेरे 2 दोस्त, ये 4 लोगों ने, मेरे जो चाचा जी थे पिताजी के बाद सेकंड नंबर के डॉक्टर साहब, डॉक्टर गोविंद राम जी जुआरिया, उनने कहा कि यार वहाँ पे वो खेती में काम चल रहा है, कुछ फसल कट रही थी, तो बोले यार चले जाओ वहाँ। तो गुस्सा तो आती थी कि ये परीक्षा है कल और आप जो है हम लोग को वहाँ भेज रहे हैं। लेकिन उनकी भी मजबूरी थी क्योंकि चोरी चमारी किसान ये सब रहते थे। चले गए भैया। अच्छी धूप के तपेड़े जो है वो चल रही थी, लू चल रही थी, हम लोग बैठ गए वहाँ जाके। अब पानी पीना था, प्यास लग रही थी। तो अपने खेत पे कुआं है अपना खुद का, तो उसमें जो है पंप लगा था। तो 3 हॉर्स पावर था या कुछ था। तो किसान का जो लड़का था उससे कहा यार बेटा पानी निकाल दो। सो गया मोटर चलाने वो, तो मोटर से वो पाइप से पानी नहीं आया। ठीक है। तो उसने क्या किया कि हम लोग को बोला कि साहब हम इसके मुंह में पानी भर रहे बाल्टी से और हम यहाँ से मुंह बंद करेंगे, आप वहाँ से चालू कर देना। ठीक है। चालू कर दे रहा। तो उसने पानी भरा और मुंह पकड़ के ऐसा पाइप जो है दोनों तरफ वो पैर डाल के वो बैठ गया उसके ऊपर। उसका पिछवाड़ा कुएं की तरफ था। अच्छा। और वहाँ से जैसे ही मोटर चालू करी तो उसमें प्रेशर फेंका तो जो पाइप का जो बेंड था वहाँ से वो खुल गया और पाइप के साथ ही वो कुएं में चला गया अंदर। ओके। अब पूरा कुआं जो है 25-30 फीट नीचे पानी से छल्ला वाला भरा हुआ। गांव आसपास खेत में कोई गांव वो नहीं, आदमी नहीं वहाँ। अब वो तैरना भी नहीं जानता लड़का। तो उसको जो है हम लोग रोए चिल्लाने वहाँ से, तो पता नहीं कहाँ से कैसे आवाज़ आ गई। 15 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर वो उस लड़के ने क्या किया, वो पाइप जो सक्शन पाइप था उस सक्शन पाइप को पकड़ लिया था। तो पानी में डीप में नहीं जा पा रहा था। तो उसको बोला था कि पकड़ के रखना है इसको। और जब तक किए तो 4-6-8 किसान आसपास के आ गए। फिर 4 पाई लाए, 4 पाई रस्से से डाली, किसी तरह उसको निकाला, तब जान में जान आई। ये सबसे बड़ी घटना है। आज मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना आज ही की घटी हुई है।
अच्छा। रोज उसको याद करता हूँ कि यार कितनी, नहीं तो उस समय यदि मान लीजिए वो लड़का मर जाता तो पूरा कैरियर हम लोग का चौपट हो जाता। ये घटना हुई थी। और ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी कई घटनाएं, घटनाएं होंगी कई जैसे, घटनाएं रहती थी कि जिसको अब बयां तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पर ये अनुभव कुछ यादगार तो घटनाएं ये हैं जो यादगार, यादें बन गई। यहाँ ज़्यादा बन गई, यादगार घटनाएं हुआ करती थी। तो सर जैसे कि आप ये शिक्षा को आपने इसमें लाया कि उस समय मार भी पड़ती थी गलती बिल्कुल करने बिल्कुल पर, बिल्कुल। और कई सारी और चीजों को देखा जाता था मैं और उस नजर से कि भैया ये चीज ऐसी हुई है तो मैं उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि बच्चों के प्रति इतना लिबरल एजुकेशन उसमें नहीं होना चाहिए कि जी। उनको कुछ भी ना बोला जाए और उनको ओवरलोडिंग ना दिया जाए, अननेसेसरी जो उनके भविष्य में काम आने वाली नहीं है चीज़ें उनको ना इसमें समाहित किया जाए। उनको सब्जेक्ट पे फोकस किया जाए, संस्कारों पे फोकस किया जाए, तो ज़्यादा अच्छा ये बच्चे जो है अच्छा रिजल्ट देंगे। नो डाउट बच्चे अच्छा जो है रिजल्ट दे रहे हैं। जो हमारे समय जो परसेंटेज हुआ करता था या जो थे, एक आध MBBS निकल गया अपनी सोसाइटी से तो बहुत बड़ी बात है। आज देखो हर साल 5-6 बच्चे MBBS में जा रहे हैं, 5-7-10 बच्चे CA में जा रहे हैं। ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ बच्चे जो है आगे नहीं बढ़ रहे हैं? सब जगह बिल्कुल आगे हर बढ़ रहे हैं। तो क्षेत्रों में। डेफिनेटली ये एजुकेशन का ही तो असर है। तो मतलब मैं आपसे अगर बोलूं कि शिक्षा में परिवर्तन हुए हैं, वो कुछ अच्छे भी हुए हैं और कुछ खराब भी हुए खराब हैं। भी हुए हैं। कुछ चीज़ें प्राइवेट स्कूल वाले जैसे हुए हैं, फीस स्ट्रक्चर्स को लेके करते हैं, बहुत ज़्यादा पेरेंट के ऊपर लोड आ जाता है। और क्या कहलाते हैं आपके जैसे अननेसेसरी कुछ चीज़ें जो बच्चियों के काम हैं, वो ये डोरमेट बनवाना, कहीं ये करना, ठीक है वो काम होना चाहिए, ओके। लेकिन ज़्यादातर उस पर इतना प्रेशराइज ना करें कि पूरा बच्चा पूरा टाइम उसी में इन्वॉल्व हो रहा है, वो अपने Point। सब्जेक्ट पे से दूर भग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट से दूर भग रहा है वो। राइट। एग्ज़ाम प्रॉपरली होते, हम लोग के समय क्वार्टरली या ये टेस्ट वेस्ट ये कम हुआ करते थे, होते थे तो कम हुआ करते थे उसके। लेकिन आज तो वो उस मामले वो है। और फिर कोचिंग सेंटर्स ने उसमें चार चांद लगा दिए। कोचिंग सेंटर्स ने, ये बच्चे आज जो बढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं, इसमें कोचिंग सेंटर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। ओके। ठीक है वो महंगे पड़ते हैं, आज के परिवेश में महंगाई भी है तो महंगे तो पड़ते हैं वो, लेकिन कोचिंग सेंटर्स ने भी बच्चों को बढ़ाने में, उनको ऊंचाइयां छूने में उनने भी बराबर की सहायता की है। ओके। तो सर इस चीज़ से थोड़ा सा मैं डेविएट होऊंगा, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ तक आज आप पहुँचे हैं, जाहिर सी बात है कई सारे लोगों की एक अहम भूमिका होती है इस चीज़ में। बिल्कुल। समाज की भी बोल सकते हैं, और भी कई लोग होते हैं जिनको हम, जो हमारे दिमाग में रहते हैं कि इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं और वो क्यों रहे हैं, क्या अहम भूमिका रही उनकी। रोल मॉडल तो देखिए, अगर वन वर्ड आंसर पूछे आप तो मेरे फादर थे। अच्छा। और वो रोल मॉडल मेरे लिए नहीं थे, पूरे गांव के लिए थे, अच्छा। पूरे एरिया के लिए थे। क्योंकि उस समय इतनी बड़ी पोस्ट पे रहना और उनके जैसा बोलने वाला, उनका जैसा आचरण रखने वाला व्यक्ति बिरला ही मिलता था। अच्छा। बिरले ही मिलते थे। तो सबसे पहले रोल मॉडल तो वही थे हमारे। तो उनको मैंने फॉलो किया, उनकी एक एक चीज़ को। वो कभी ऐसा नहीं कि मार दिया, पीट दिया या गुस्सा में कोई सिखाने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो आदमी ऐसे थे कि उनकी एक एक चीज़, वो ऐसा आपको जैसे कोई गलती की जी। तो वो आपको तुरंत नहीं बताएंगे, टोकेंगे नहीं उसको। अच्छा। हाँ, ये मौके का वो इंतज़ार करेंगे। और जब देख लेंगे कि आप कोई रिपीटेडली आप वही कर रहे हो तो फिर वो टोकेंगे कि अब इसको बैन लगाना ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, और भी ऐसी कई चीज़ें, जैसे किसी वो बातचीत कर रहे हैं, उन बातचीत का एक एक वर्ड बड़ा नाप तोल के बोलते थे वो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया मुंह में। मजाक वजाक करने की तो उनकी आदत थी नहीं, लेकिन हाँ वो प्रसन्न रहना जानते थे कि हमारे घर का माहौल अच्छा बना रहे। हमको एकता लेके चलना है, सारे भाई हों बहनें हों, जो भी घर में है वो हमसे अलग नहीं है। आज माहौल ये है, अपन अपना यूनिट, इसके अलावा उन्हें किसी से मतलब नहीं। उन्होंने अपने समय में 16 शादियाँ की, डिफरेंट उसमें बहनों की, बुआ की, अपनी लड़कियों की, लड़कों की। और अकेला जब उन्होंने स्टार्ट किया था कैरियर, वो खुद बताया करते थे कि 56 रुपये उनको पर मंथ मिलता था। अरे 56 रुपीज़ ओनली। ये कब की बात एंड होगी सर? ये होगी सन 60-61 ओके। के आसपास की उस होगी। समय के 56 रुपए भी है
56 रुपये में वो अपना यूनिट चलाते थे, जो उनके साथ रहते थे। और गांव में हम लोग, क्योंकि बैकग्राउंड एक्चुअली बहुत साउंड नहीं था, ओके। और पेरेंटियल उनके पे जो पेरेंट्स हमारे थे वहाँ पे, उनके पेरेंटियल भी उतने वो नहीं थे। तो वहाँ बहुत स्थिति, मतलब ये समझ लीजिए लो प्रोफाइल वाले लोग थे अपन, ओके। है ना। तो उसी से वो चलाते रहे। फिर धीरे धीरे करके किसी ने बोला कि यार तुम डेवलपमेंट ऑफिसर क्यों नहीं बनते हो। उस समय डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती उतनी जटिल नहीं थी जितनी आज ओके। है ना। तो किसी ने उनको कहा, तो उन्होंने जो है भर दिया। तो उनको बलदेवगढ़ वहीं पास में 10 किलोमीटर जगह है खरगापुर के, वहाँ उनको पोस्टिंग मिल गई। बलदेवगढ़ में भी रहे, फिर पन्ना ट्रांसफ़र ले लिया उन्होंने। तो पन्ना में भी जो है, पन्ना से फिर उन्होंने अपना उठना शुरू हो गया वहाँ से। ओके। और उनके साथ भी जितने लोग यहाँ नहीं रहते थे, उससे ज़्यादा बच्चे, चाचा, भाई बहन सब उनके साथ वहाँ रहते थे। वो उन लेके चले। दशहरा दीपावली पे वो आया करते थे। उनके पास सबसे पहले गाड़ी तो मुझे याद नहीं कौन सी थी, लेकिन जब मैंने देखा तब उनके पास जावा SD कहलाती थी, वो जावा गाड़ी हुआ करती थी। ओके। हाँ, तो वो मतलब बस स्टैंड पे जब आते थे बलदेव वहाँ पन्ना से, तो पता चल जाता था, क्योंकि जावा एक ही हुआ करती थी। तो उसकी आवाज़ से हम लोग को पता लग जाता था कि आज ये आ गए हैं। अच्छा। हाँ, और जब जाते थे तो वो उसमें, अब उस समय ये पॉल्यूशन वाल्यूशन का इतना वो नहीं था। स्टार्ट करी, अगर 5 मिनट स्टार्ट करके खड़ी तो पूरे मोहल्ले में धुआं ही धुआं हो जाया करता था। अच्छा। ऐसी स्थिति थी। तो उन्होंने बहुत संघर्ष में हम लोग को पढ़ाया है। और और वो आज कहीं ना कहीं संघर्ष आपने देखा और आपने सोचा कि देखा ये है, संघर्ष बिल्कुल तो मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल लाऊंगा देखा है। वो आज और इसको सफल करूंगा। जो भी मैं, मेरा परिवार जो भी है, आज मैं समझता हूँ, कोई माने या ना माने, उन्हीं की देन है, क्या बात है, उन्हीं की देन है। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत गर्व की बात होती है कि अपने ही पिताजी हमारे डेफिनेटली। रोल मॉडल के तौर पे निखर के आए। बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। क्या बात है सर। शिक्षा आप बताइए कि आपकी किस चरण में कैसी रही और कहाँ कहाँ से हुई, एक ब्रीफ में बताएं भाई हमें। देखिए, मेरा, हमने पहले ही बताया कि मिडिल क्लास तक तो मैं खरगापुर में रहा। ठीक है। इसके बाद मैंने 3 साल जो है एजुकेशन ली है सतना में। ओके। 3 साल सतना में एजुकेशन ली। तो अब चूँकि एक गांव का लड़का था, शहर के माहौल में ढलने में थोड़ा टाइम लगा। 9वीं 10वीं में उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाए। 11वीं में भी उस समय श्रेणी सुधार करके एक विधा हुआ करती थी। ओके। तो गवर्नमेंट स्कूल में थे, थोड़ा सा वहाँ के माहौल में ना ढल पाने के कारण उस साल मेरे 58-59% कुछ आए। उससे कुछ होना जाना था नहीं। तो पिताजी ने, लोगों ने सलाह दी कि एक बार आप इसको रिपीट कर लो, 11th एक बार और कर दो। उस समय 11th बोर्ड हुआ करता था। ओके। 5वीं 8वीं और 11th, ये 3 बोर्ड हुआ करते थे। तो फिर उन्होंने कहा यार अब रिपीट तो कर लो, लेकिन उसी स्कूल से मत करो, ओके। उसी स्कूल से मत करिए। तो समझ लीजिए कि सेशन चालू हो गया था, 1 आध महीने निकल भी गया था नेक्स्ट न्यू एकेडमिक सेशन का। ओके। अब वो जिस स्कूल में हम इंटरेस्टेड थे, जहाँ और बच्चे गए थे, तो वो स्कूल वाले लेने को तैयार नहीं, वो प्राइवेट स्कूल था। ओके। तो उनने कहा यार 58% के बच्चे को कहाँ एकोमोडेट करेंगे, हमारे यहाँ तो सब फर्स्ट डिविजनर्स हैं, 80% है, ये है वो है। फिर जो पिताजी ने थोड़ा सा अपना उस इन्फ्लुएंस का यूज किया, 1-2 जगह उनके परिचित के थे, तो एक लिंक मिली कि उसका जो मालिक था वो लिंक में आ गया, ओके। मतलब उसमें अपने उनके राडार में आ गया। तो उन्होंने उनसे संपर्क किया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, बच्चे के भविष्य का सवाल है, इसको आप एडमिशन दे दीजिए। गारंटी मैं लेता हूँ, जो मीडिएटर थे गारंटी मैं लेता हूँ कि ये 75-70% से तो ऊपर का बच्चा है, ये आएगा। ये 20%, क्योंकि श्रेणी सुधार में अगर 20% का ग्रोथ नहीं होता था तो वो मार्कशीट पुरानी वाली मानी जाती थी। ओके। ये उसमें एक शर्त थी उस समय। तो अब ले तो लिया उसने, बेचारों ने, प्रिंसिपल साहब ने वो दे दिया। अब हमारे ऊपर आ गई पूरी बात कि हमको उस हिसाब से तैयारी करना है। वो साल मेरे लिए समझ लो टर्निंग पॉइंट था। ओके। पहले ये करते थे कि पिताजी 9 बजे 10 बजे दफ्तर के निकले तो अपन एकदम फ्री। ओके। और भी भाई बहन थे, पूरा टीम थी, खाना ये वो बनना, मज़े करना वाली कहानी थी। लेकिन उस साल चूँकि मेरे लिए क्रूशियल था, और मेरे को भविष्य हमारा निर्धारण होना था उसके बाद कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाता हूँ या कहाँ जाता हूँ। तो फिर ने ये देखा कि फादर हैं घर पे कि नहीं है, कि क्या 5 बजे 4:30 बजे उठना,
9 बजे तक अपना वो किया, पढ़ाई की सवेरे, अपना नित्य क्रियाओं से फ्री हुए। इसके बाद फिर स्कूल गए। स्कूल साइकिल से जाते थे, वो 5-6 किलोमीटर दूर स्कूल था, बड़ी मुश्किल से साइकिल पिताजी ने उपलब्ध कराई थी। वो भी 2 लोगों के 3 लोगों के बीच में एक थी, तो कभी किसी का नंबर लग रहा है तो कभी किसी का लग रहा है तो कभी किसी का लग रहा है। पर स्कूल गए, स्कूल में रेगुलर वहाँ क्लास अटेंड करी। 2-2:30 बजे 3 बजे अपना स्कूल से जब आए, बस जस्ट खाना खाया और फिर बैठ गए। ऐसे कंटिन्यूस पढ़ाई की। तो ये समझ लीजिए जब रिजल्ट आया तो दैट वाज 81%। ओके। 11th में। ओके। और मैथ्स में 97 आउट ऑफ 100 ओके। हैं, ऐसे थे। तो बहुत अच्छा स्कोर है। वो अच्छा स्कोर आया था। काफी अच्छा स्कोर है। तो उसमें उम्मीद बन गई थी कि अभी कुछ करेगा। वो जो टीचर्स हमारे परीक्षा में के समय थे, उनका हमारे ऊपर फोकस पहले से था, बिल्कुल क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़ा सा दूसरी लाइन से आया था, बिल्कुल। घुसा था वहाँ। तो जब वो हमारी कॉपी देखते थे और वो फादर को फ़ोन करते थे कि लड़का टॉप मेरिट में आएगा बोले, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा एक मैथ्स का सेकंड जो पेपर था वो बिगड़ गया। ओ। वो बिगड़ गया, वही ज्योमेट्री और ये सब हुआ करता था, तो ये सब अपना ऊपर से जाता था। अपने को आज भी अपन को समझ में नहीं आता, ये मैप ऐप कोई बताए ना, कुछ चीजें ऊपर से भी जाना जरूरी हाँ, है, सब चीजें तो समझ आ मेरे गई को तो समझ दिक्कत में है। नहीं आता था। तो वो उसमें 100 में से 56 या 58 नंबर कुछ आए, तो वो उसने सारा हिसाब ही बिगाड़ दिया। फिर भी पीसीएम में 85% था और एग्रीगेट 81% था। अब मैंने इंजीनियरिंग में हाथ पैर पटकना शुरू किए, ये किया, किसी तरह हमको एडमिशन मिल गया, कर लिया, इंजीनियरिंग हो गया। इंजीनियरिंग के बाद अब जॉब की प्रॉब्लम आ रही थी कि क्या करें। जी। तो मेरे एक मामा हैं, ये जो दीपू भैया वगैरह हैं, इनके रियल मामा हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब थे, चाचा सेकंड नंबर के, अच्छा। पिताजी के बाद उनके साले। तो उनका डायमंड सीमेंट में जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनकी अच्छी पकड़ थी। पहले तो गया था मैं कोरबा, मैं और बड़े भैया जगदीश भैया, हम दोनों कोरबा में जॉब करने के लिए गए। लेकिन अब कोरबा कहाँ कहाँ, खरगापुर, पूरे टाइम घर में घुसने वाले बच्चे हम लोग, है ना, घर के माहौल से बाहर कभी देखा नहीं। तो वो होम सिकनेस थी। ओके। हैं, होम सिकनेस के कारण वहाँ से यही पूरे टाइम गणित लगाते थे कि यार यहाँ से भगें कैसे। मतलब कैरियर नहीं दिख रहा था ओके। उस समय, ये लग रहा था कि भगें कैसे यहाँ से। तो पिताजी को अच्छा, बड़े भैया की शादी भी उसी साल हुई थी मेरे ख्याल से, जब जॉब में निकले। तो एक कारण वो भी था, डेफिनेटली होता ही है। तो फिर हम लोगों को ने वहाँ से उस समय ये सब मीडिया कोई साधन नहीं थे, आपको कार्ड चिट्ठी, वो 15 पैसे का एक पोस्ट कार्ड आता था, उसमें लिखा है ऐसी ऐसी समस्या है, ये समस्या है, वो समस्या। एक दादाजी के मित्र थे बहुत बढ़िया, पापा पिताजी को हम लोग दादाजी बोलते थे। अच्छा। इवन पूरे लोग जितने, चाहे रिलेटिव्स हों चाहे व्यवहारी हों, वो दादाजी ही बोलते थे। वो दादाजी मतलब उनका एक नाम चल पड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई उनको ज्वारिया जी कभी, बहुत कम लोग बोलते थे, नाम लेके तो खुद किसी ने बोला ही नहीं उनको, दादाजी दादाजी कहलाते थे। ठीक है। दादाजी समझ गए, दादाजी अब चूँकि बहुत ऊँचे एक्सपीरियंस वाले आदमी थे, वे समझ गए बच्चों को मन नहीं लग रहा। तो भारी मन से उनने कहा भैया आ जाओ वापस, नहीं लग रहा तो आ जाओ वापस। तो हम लोग वहाँ से चले वापस आए कोरबा से। सो वो एक जो गाड़ी चलती थी, क्या नाम, पूरी 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 करके थी कोई गाड़ी, तो उससे हम लोग आए वापस। तो उतर गए दमोह। अब पिताजी को फेस करने में तो डर लग ही रहा था कि अब ये जाके जो है पिटाई नहीं होगी तो डांट तो पटके में पड़ना है। तो मेरे जो बड़ी सिस्टर थी, तो बड़ी सिस्टर दमोह में ब्याही हुई थी, तो उस समय वो लोग जीजा जी वगैरह सब दमोह में रहते थे। तो हम लोगों ने वहाँ एक आध दिन का स्टे लिया कि रणनीति बनाए कि हाउ टू फेस फादर। ओके। क्या तो क्वेश्चन आए रही है, वो सब तैयार, ये बोलेंगे तो ये जवाब देना, ये बोलेंगे तो ये जवाब देना। फिर इतने बीच में जो दीपू भैया के जो मामा जी, बबलू भैया के मामा जी, जो हमने बताया ना आपको, उनसे हमारी मित्रता कह लीजिए, या बहुत मेरे को बड़ा लाइक करते थे वो ओके। शुरू से। तो मैं उनके पास, ऐसी बात पास ही में आपके रहते थे, घनिष्ठ थे। हाँ। तो मैं उनके पास गया तो मैंने अपना समस्या बताई कि मामा ऐसी ऐसी बात है और जॉब करना है, अब हम घर तो वापस नहीं जाएंगे, जॉब करना है मेरे को। तो बोले चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। एक आध दिन तो उन्होंने वो किया। फिर दूसरे दिन जब मैं पहुँचा तो इतना सा छोटा सा टाइपराइटर रखते थे वो अपने पास, छोटा सा। सो उनने एक कागज़ फंसाया, उसमें कुछ लिखा, मेरे को नहीं मालूम क्या लिखा उसमें, और उनने एनवलप में उसको डाला,
बोले डायमंड चले जाओ, डायमंड सीमेंट चले जाइए आप, नरसिंहगढ़ है यहाँ से 20 किलोमीटर, तो वहाँ चले जाइए। तो मैंने वो लिफाफा लिया, और बड़े बहनोई साहब जो थे मेरे, ओम प्रकाश जी, उनको ले गए साथ में, मोटरसाइकिल से हम लोग दोनों लोग गए, डायमंड सीमेंट पहुँचे। वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड को कागज़ दिखाया कि चौधरी भगरौडिया साहब से मिल रहे हैं। श्याम सुंदर भगरौडिया जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो बोले तो रिश्तेदार है क्या उनका? तो मैंने कहा भैया रिश्तेदार नहीं है, लेकिन कोई रिश्तेदार ही मिल सकते हैं उनसे, कोई और नहीं मिल सकता, मैं विजिटर हूँ, मेरे को माफ़ करना। बोले आप चले जाइए वहाँ पे। सो उधर गए, फिर वहाँ एक हर्डल, फिर आगे गए तो एक और हर्डल। आखिरी में जब उनका चेम्बर आया बॉस का, भगरौदिया साहब का, तो वहाँ भी एक गनमैन खड़ा था। हम दोनों गए सो बाहर वेटिंग रूम में, जो उनका लॉन्ज होता है, उसमें बैठ गए। और वो लिफाफा हमने क्या पता नहीं ये पहुँचाएगा वहाँ तक कि नहीं पहुँचाएगा। वो अपन तो गांव का बैकग्राउंड था, कोई ऐसा अपन को एटिकेट्स थे भी नहीं। तो जैसे उसने गेट खोला तो अपन ने भी झाँक दिया उसमें। तो वो बोला साहब आप बैठ जाइए, आपका लिफाफा वहाँ पहुँच जाएगा। लिफाफा जैसे ही उनके पास, भगरौदिया साहब के पास पहुँचा, उन्होंने देखा JPSRT लिखा है नीचे। सो उन्होंने तत्काल फ़ोन नीचे कर दिया जो उनके नेक्स्ट थे फैक्ट्री मैनेजर, कि इनसे मिल लो, बात कर लो, इसको रख लो लड़के को आज। नो डॉक्यूमेंट, नो सर्टिफिकेट, कुछ नहीं। सो और सिक्योरिटी वाला आया 5 मिनट में ही, बोले सर आप नीचे महेंद्र चौधरी जी बैठते हैं, उनके पास आप चले जाइए। वहाँ गए, वही लिफाफा उन्होंने वापस रख दिया उसमें, और हमको पकड़ा दिया कि ले जाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं गया वहाँ, तो गया मैं, तो बोले क्या क्या अनुभव है आपको? मेरा अनुभव कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो क्या करोगे यहाँ? मैंने कहा सर आप जो सिखाएंगे वो करेंगे, वो सीखने आए हो यहाँ। डेफिनेटली अभी अभी तो मैंने किया है, अब 2-4 महीने हुए हैं, तो एक्सपीरियंस हम लाते भी तो जाली बनवा के लाते, या जो हमने इंजीनियरिंग करी नहीं उसके पहले का ले आते। बिल्कुल, है ना। तो बोले ठीक है, अभी हम आपको बिल सेक्शन में बिठा लेंगे, आप बिल बनाइए, MB होती है मेजरमेंट बुक, इसको भरिए, 2-4-8 महीने जब आप आ जाएंगे, और साइट भी घूमिए, हमारे कई जगह काम चल रहे हैं, तो आपको मिलेगा। हमने कहा ठीक है। बस उनने एक मेस के लिए पर्ची लिख दी कि इनको खाना खिला दिया है। बोले आज तो आप जाइए, और कल सुबह जो है वहाँ से एक कलेक्ट्रेट जगह है दमोह में, वहाँ अपनी ओमनी बस चलती है, उसमें सुबह आपको एक पास बना दिया उन्होंने। ओके। और मेस के लिए वो लिख दिया कि इनको। तो हम पहुँच गए VIP मेस। VIP मेस उन्हीं के लिए था जिनने हमें पर्ची लिखी थी। तो कुछ लोग हंसने भी लगे वहाँ, ये खुद बॉस वहीं खुद बैठे थे जिनसे हमारी बात हुई थी। अच्छा। वो बेचारे ऐसा जूठा हाथ करके बाहर आए, कि उधर जाना है आपको, आपकी मेस उधर है। अच्छा। तो उधर चले जाइए। तो हम लोग वहाँ चले गए, खाना वाना खाया, गाड़ी स्टार्ट करी, मंदिर के मत्था टेका, घर आ गए। अगले दिन से जॉब चालू कर दिया। अब वो भी इतनी टिपिकल जॉब, 500 रुपये महीने की। ओह, 500 रुपये। कब की बात होगी सर ये है 85, ओके 8 जनवरी 85। ओके। उस समय 500 रुपये में भी 700 रुपये था। 700 में 200 बॉन्ड कटता था, 2.5 साल का बॉन्ड हुआ करता था कि आपको बिरला कंपनी 2.5 साल के पहले नहीं छोड़ना है। अगर आप छोड़ेंगे तो ये 200 रुपये जो आपके कट रहे हैं ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, आज भी बॉन्ड का है सिस्टम। राइट। इसके बाद क्या हुआ, 500 रुपये अब हमको मिलना थे। 500 रुपये में 2 रुपये का उस समय नाश्ता हुआ करता था, 4 रुपये का लंच और 4 रुपये का डिनर। तो 10 रुपये हमारे कटते थे। तो 30 दिन का जोड़ लीजिए, कोई महीना 31 का होता था, तो कितने हो गए, 300 रुपये वो कट गए। बिल्कुल। मेरे को जो है 1.5 साल 2 साल लगभग 174 रुपये, 160 रुपये, 155 रुपये सैलरी मिला करती थी, वो भी लाइन लग के। लेबर आर गेटिंग मोर देन मी। उस समय द मिनिमम वेजेज वेयर 23 रुपीज़ 69 पैसे। ओके। So if you multiply by 30, so it will be more than 700. राइट। Whereas I was getting 500. 500 में कट पिट के भी 160 रुपये 162 रुपये मिलता था। अब मेरे को दमोह में रहना, कोई नहीं देगा, गाड़ी भी रखना, छोटी सी एक
फटफटी टाइप की थी। जहाँ भी मकान ले जाए, एक तो बैचलर्स देता नहीं था, दूसरा बोला भाई साहब आपको मकान तो दे देंगे कमरा हम, लेकिन जब फटफटू ना रखी जाए आपकी। तो हमने कहा उसके लिए दूसरा मकान लेंगे क्या। तो कुछ दिन तक तो हम एकोमोडेट रहे आए बहनोई साहब के यहाँ, 4-6 महीने हो गए। अब उनकी माता जी वृद्ध थी, जीआई सर्विस में थे, तो उनको भी हमारा खाना पीना ये सब करने में दिक्कत होती थी। इस बीच में मेरी बड़ी अच्छी वो हुई कि जो चौधरी साहब जिन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट किया था उनसे हमारी मित्रता हो गई, क्योंकि बिल में बैठते थे और उनका चैम्बर बिल सेक्शन से बिल्कुल लगा हुआ था। तो वो शाम को 6 बजे 7 बजे जब छुट्टी हुआ करती थी तो मैं एक बार उनसे मिलने ज़रूर जाता था। हमारे मामा जी ने बताया था कि यार उनके टच में रहना तो जो है जाते थे। तो मैंने एक दिन ऐसी शाम के टाइम कह दिया कि सर बहुत लंबा पड़ता है, मिलता भी क्या है हमको एक कमरा दिला दीजिए यहाँ पे। तो बोला अच्छा तू यहीं रहेगा, बोले हम कहाँ रह जाएंगे। तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को, उसको सिक्योरिटी जो था उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उसको चिट्ठी लिखी कि इसको वो फलाना रूम अलॉट कर दो इसको। ओके। और पूरा कंप्लीट था वो, उसको खाली डला था वो। अच्छा। हाँ, तो वो उन्होंने हमको दे दिया। अब मैं सामान वामान उठा के सब यहाँ रहने लगा। फिर धीरे धीरे करके चौधरी साहब से मेरी मित्रता बढ़ती गई। इवन वे अपनी पिस्टल विस्टल थे वो भी हमको साफ़ करने के लिए, अच्छा। कि जो सिक्योरिटी वालों को दे के आओ इसको सफाई करवाना है। वो तो चूँकि गांव का माहौल था, वहाँ पे हम लोगों ने नए सिरे से लैंड एक्वायर की थी, तो गांव के माहौल में डर भी लगता था, तो ये सब चीज़ें उनको लाओ करके रखना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, गलती से वो किसी को अपनी पिस्टल दिखा रहे होंगे तो वो पिस्टल छोड़ गए वो टेबल पे या दराज में छोड़ गए। अब मैं जब बाइंड अप करने लगा, अब चूँकि वहीं गेस्ट हाउस में रहता था तो उनका चैम्बर जरूर देखता था कि ये बंद है कि नहीं है। हम बंद करने गए तो पिस्टल दिख गई शाम को हमको। ओके। तो मैंने उन्हीं के नंबर से जो टेलीफोन का रखा था वहाँ से नंबर घुमाया कि सर आप पिस्टल छोड़ गए क्या हैं। बोले हाँ यार वहाँ रखी क्या। अरे यार दे जा तुम। बोले मैंने सिक्योरिटी वालों को दे, नहीं बोले तुम ले चलाना मत, बोले लोडेड है वो। हाँ उसको चला मत देना। तो वो ऐसे ही उठा ला, तो मैंने उसको पन्नी में डाला और जाके उनके घर दे के आ गया मैं। फिर बोले यार तुम इमलाई, हमारा एक यूनिट है इमलाई कमज़ोर पड़ रहा है, तुम इमलाई संभाल लोगे क्या अकेले। तो मैंने कहा हाँ संभाल लूँगा, बस मेरे को हम आएंगे जाएंगे नहीं हम, वहाँ आप हमें रूम दो, क्योंकि अपन तो बैचलर आदमी हैं, तो हमको रूम दीजिए आप वहाँ। तो बोले ठीक है रूम देता हूँ तुमको। सो फिर हमको अपॉइंटमेंट वहाँ कर दिया। ऐसा करते करते मैं फिर एक हमारा झांसी में प्रोजेक्ट आया। सो ये सबसे पहले चूँकि उनको हमारी वर्किंग पता चल गई थी, तो वहाँ लैंड एक्विजिशन से लेके प्लांट बनने तक मैं रहा वहाँ। ओके। तो उनके साथ फिर तो उनके साथ ही रहता था। मतलब ये फिर लगने कुछ लोग तो ये कहते थे ये नहीं कि परिवार से हैं। फिर जब उनके परिवार को देखा, उनकी एक बिटिया भी थी, बच्चे भी थे, बोले यार ये तो जो इनके चौधरी साहब का दामाद है लगता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कुछ दामाद की भी संज्ञा देने लगे थे। फिर वहाँ से एक प्रोजेक्ट मिला था हम लोग को चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में। तो बोले यार डेपुटेशन पे आदमी जाना है। तो हमारी एक सिस्टम कंसर्न थी वहीं पे, सिमको इंडिया लिमिटेड, ये रेलवे की बोगी वैगन बनाते, ये जो होती ना मालगाड़ी, उसमें आप देखना सिमको लिखा रहेगा। सिमको लिखा रहता है, आज भी रहता है। वो एक ही कंपनी थी इकलौती इंडिया के अंदर जो रेलवे की बोगी बनाती थी। ओके। तो उसको 700 करोड़ का इन्हें प्रोजेक्ट मिला, उसमें 150-200 करोड़ सिविल इंजीनियरिंग का था। तो बोले यार वहाँ चले जाओ। चित्तौड़गढ़ गए, चित्तौड़गढ़ में 5-6 महीने रहे। फिर उन्होंने कहा भरतपुर में कुछ काम है, भरतपुर रहे, भरतपुर आ गए। फिर एक पोस्टिंग आई तलचर उड़ीसा। ओके। और फिर एक बांग्लादेश में था काम वहाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर माथा खनका कि दादाजी अब गड़बड़ है। अच्छा। ये जो है पैसा बढ़ा नहीं रहे हैं, ये हमारा यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा उस समय समझदारी भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हमने कहा था इसको चेंज करना है अब। बोले क्या करना है। तो हमने कहा बिजनेस करवा दो अब यहाँ पे थोड़ा सा, अब जो है भविष्य ठीक नहीं दिख रहा है। अब जो एक्सपीरियंस जितना लेना था वो ले लिया, अब यहाँ से तो दादाजी सीरियसली लिया उसको। फिर बोले अब तुम एक काम करो, तुम्हारा वो नेचर हमें लग तो नहीं रहा कि तुम डेवलपमेंट ऑफिसर ही चला पाओगे। ओके। लेकिन भैया करो, कुछ तो करना है, क्योंकि इतना फंड मेरे पास नहीं है कि हम कोई 10-20 लाख रुपए लगा के और कोई सेटअप कर दें, दुकान खुलवा दें, ये करें वो करें। क्योंकि मेरा खुद मकान नहीं है अभी, हम बाकी क्या करेंगे। और पीछे से बहुत सारे
बच्चे भी हैं जो हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने फिर डेवलपमेंट ऑफिसर का ऐसे करते हुए आप LIC में आए। LIC से फिर देना शुरू किया। एक बार सक्सेस नहीं मिली, 2 बार नहीं हुई, तीसरी बार दुर्भाग्य ये हुआ। ये सब साल 1.5 साल के अंदर ही की बात है अच्छा। कि वो उस साल जो है, जो चेयरमैन के आदेश हो गया कि किसी भी LIC एम्प्लॉय के लड़के को नहीं लेना है। ओ। तो तीसरा साल ऐसे निकल गया हमारा। तो नहीं लिया, इंटरव्यू तो हुआ, लेकिन वो चूँकि वहाँ से विप जारी हो गई थी, अनऑफिशियल हुई थी, वो ऑफिशियल नहीं थी। इसके बाद जो है फिर एक दिया मैंने इंटरव्यू, वो रायपुर और जबलपुर दोनों से दिया। सो दोनों जगह मैंने रिटन में टॉप किया। और चूँकि 3 बार का सक्सेस नहीं हुए थे, तो वो भी उसके साथ लगता है संग में। इंटरव्यूअर के पास जब वो कागज़ गए तो बोले, बेटा तुम इंजीनियरिंग साइड से हो, इस लाइन में क्यों आना चाहते हो? ओके। हमने सर जॉब सिक्योरिटी है और मेरे को काम करने की वो है। बोले वहाँ नहीं काम करने की काम करने की रहती थी। ओके। लेकिन मुझे पता नहीं व्यक्तिगत रूप से क्यों लग रहा था कि यहाँ मैं बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने जॉब चेंज करना। बोले यार ये कहाँ इंजीनियरिंग, कहाँ LIC, ये तो मार्केटिंग का काम है, इसमें तो वर्क नॉर्म रहते हैं। मैंने कहा वर्क नॉर्म में ही काम करने में तो मज़ा आता है, वर्क नॉर्म में काम करेंगे। बोले करना चाहते हो अभी तय कर लो, मान लीजिए आपका अपॉइंटमेंट हो गया, ओके, तो फिर आप ऐसा तो नहीं कि आपको आपके मन की पोस्टिंग चाहिए। अब मैंने कहा सर एक हिंदी भाषी को आप साउथ में भेज दोगे, तो कॉम्प्लिकेटेड, वेस्ट बंगाल में भेज दोगे, आसाम में भेज दोगे, तो क्या रिजल्ट हो सकता अच्छा है आपका या जो भी होगा, मैं तो आगे बढ़ा दूंगा कागज़। 5 लोग बैठे थे उसमें, सारे मेंबर्स रहते हैं, SC ST भी रहते हैं, क्लास 1 भी रहते हैं, सुपर क्लास 1 भी रहते हैं। 5 लोगों की पूरी मार्किंग जाती है। मार्किंग जाती है तो कोई 18 दे रहा, कोई 19 दे रहा, कोई 17 दे रहा। लेकिन 18 अगर दो ने दिए हैं, 2 ने 17 दिए, तो चौथा मेंबर अगर 5 देगा तो उससे पूछा जाएगा कि भाई 5। तो ऐसे करते करते मतलब आपने एक नई पीढ़ी के लिए भी एक ज्ञान दे दिया कि भैया इंटरव्यू में ऐसा होता है और ऐसी चीजें हाँ, पहले होती थी और अपन अभी ये सोचते हैं कि पैसा लगता है, ये होता वो होता। उस समय जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, उस समय भले से आप सोच सकते हो कि ये सब होता है, लेकिन इनफैक्ट कुछ नहीं होता है। ओके। तो सर हमको पता चला कि आपका डायमंड सीमेंट्स और LIC के कैसा सफ़र रहा और 60 साल की जो जर्नी थी ये आपने बताई और कैसे आपकी शिक्षा पूर्ण हुई। अब मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं समाज को लेके आपकी क्या धारणाएं हैं, क्या सोच है और क्या आप उस पर बोलना चाहेंगे? प्लीज़ थोड़ी सी रोशनी डालें। समाज के प्रति मेरा रुझान शुरू से ही पॉजिटिव रहा है। ओके। शुरू से ही मैंने ये चाहा है कि समाज से जुड़ें, परिवार से जुड़ें, समाज से जुड़ें, उसमें फ़ायदा है, सभी को फ़ायदा है। मैं तो आज की जनरेशन को और समाज बंधुओं को यही कहूँगा कि समाज के साथ रहना चाहिए। उसमें आपका भविष्य निहित है। अपन पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरे उस तरफ बढ़ रहे हैं, इससे कुछ नहीं मिलता है। समाज जो देगी वो कोई नहीं दे सकता, ये चीज़ मानना चाहिए। और ये बिल्कुल सच बात है कि हमने उससे समाज के दायरे में रह के, समाज के साथ रह के हमें बहुत कुछ मिला है। यहाँ तक आज पहुँचने में जो मेरे को जो भी मिला है नाम, 1% आधा परसेंट, वो समाज का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो हम नई जनरेशन से भी यही कहेंगे कि समाज से जुड़ के रहें, समाज की माने, समाज के नियम कानून को पालन करें, यही मेरा संदेश उनके लिए है। अच्छा, तो समाज सर, जैसे आप बोल रहे हैं समाज से जुड़ना चाहिए, क्या ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जो आदमी अगर समाज से ना जुड़े तो उसको वो कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेंगी? सबसे बड़ी बात तो है कि वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा, पहचान ही खो देगा। वो क्यों, कैसे? पहचान ऐसे खो देगा कि देखिए आपकी समाज में जितने भी लोग हैं, आपका जो कल्चर है, दूसरे समाज में वो कल्चर नहीं मिलेगा। आप डिफरेंट टाइप तरफ चले जाएंगे। आप नए नए माहौल को देखते हुए उनको फॉलो ज़रूर करेंगे, तो ना आप उनको पकड़ पाएंगे, ना आप समाज में पकड़ पाएंगे अपने आप को। तो जो आपका ओरिजिन है, आपको उसको पकड़ के चलना पड़ेगा, इसी में आपकी भलाई है। मतलब आप कह रहे हैं कि 2 नाव पे अगर सवार हैं तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। हाँ, कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए आपको जो है एक जगह चलना है। अगर समाज अपनी मान लीजिए इतनी संपन्न नहीं होती या कोई और वजह होती तो ठीक, एक बात समझ में आती, लेकिन सारी चीज़ें हैं।
एक समय जो अर्ली स्टेज में थी उस समय भले से ग्रोइंग स्टेज थी, लेकिन आज तो समाज किस क्षेत्र में आगे नहीं है ये बताइए आप। सभी सारे क्षेत्र में आगे है, तो अपन क्यों इसको छोड़ के अपने पास दूसरा विकल्प क्यों ढूंढें अपन। तो जैसे कि आप अगर देखें, समाज के और अंदर घुसते हैं हम, तो उनमें शादियां भी होती हैं, जी फिर शिक्षा भी है हाँ उसी में, बिल्कुल। फिर उसके बाद अंतर जाति विवाह भी हो गया है आजकल, यस। फिर मृत्यु भोज, ये सब चीज़ें हैं। तो इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, सबसे पहले बिंदु आप लें खर्चीली शादियाँ, क्योंकि वो अपन कम किया जा सकता है। आज की होड़ में, आज के परिवेश में, आज की महंगाई के समय में अपन को इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाना पड़ेगा। ओके। ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर इस पे अंकुश नहीं लगाएंगे तो आगे का समय बहुत भयावह होने वाला है। अरे उस पैसे का कहीं और यूटिलाइज, जैसे जैन समाज में हुआ है कि उन्होंने अपना खाने का मेनू एक फिक्स कर दिया कि 6 आइटम 7 आइटम से ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा। या वो बड़े होटलों में शादी नहीं करेंगे जहाँ 20 लाख 25 लाख रुपए तो आपके स्टे का ही ले लेते हैं, फिर उतना ही पैसा आपको जो है कैटरिंग में लग जाता है, फिर अदर खर्च होते तो नॉर्मल शादी 50-60 लाख से ऊपर की चली जाती है। हर आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरा तो यही कहना है, मानना है, और कोशिश करूँगा कि जो है अपन इसको कुछ कम करें, भव्यता इसकी कम करें। ओके। इसलिए मेरा यही है कि अपन इसको नीचे तरफ आए, इसमें अननेसेसरी नेशनल वेस्ट करने का कोई यूज नहीं है। आप कर दीजिए, 1 करोड़ कर दीजिए, लोग या तो ये बोलेंगे नंबर 2 का है, हराम का है। आपकी मेहनत, आपके पैसे को शायद अप्रिशिएट कोई नहीं करेगा। ज़्यादातर आपकी जो आपके मास पब्लिक होगी वो आपको ये इन 2 बिंदुओं पे ज़्यादा फोकस करेगी, बजाय इसके कि आपने एक्चुअल अच्छा किया या कुछ किया, इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, यही मेरा कहना है। अगला बिंदु क्या लेंगे सर आप? मृत्यु भोज। मृत्यु भोज पे अभी समाज ने जो आज पहले बहुत पहले था कि मृत्यु भोज पे ये स्टार्ट हुआ था कि इसको बंद होना चाहिए या इसका ये होना चाहिए, मैं भी इससे सहमत हूँ। समाज से की जो सोच है, मैं इससे सहमत हूँ। क्यों होना चाहिए कि देखिए, एक तो दुखी आत्मा जो आदमी ये मृत्यु भोज दे रहा है, कुछ कर रहा है, वो वैसे ही ऑलरेडी पीड़ित है। उसके यहाँ अपन जाके 10 ही दिन बाद, 15 दिन बाद जाके खाना करने बैठ जाते, ये अपने आप में अच्छा नहीं लगता है। कई लोगों ने मना कर दिया, धीरे धीरे समाज ने इस पे कदम उठाए हैं। कई जगह ऐसी हैं जहाँ टोटल बंद हो गया है, कई जगह ये बंद होने की कगार पे है, कई जगह अभी भी चल रहा है। अभी भी वहाँ चल रहा है कि वो भावनात्मक उससे जुड़े हैं। कभी उनके बच्चों की नहीं चलती, पेरेंट्स कहते कि वो पुराने समय से चला आ रहा है, कर्मकांड है, ये है वो है, ये तो करना ही पड़ेगा। अभी कुछ जगह ऐसे चल रहा, लेकिन मैं यहाँ खुश हूँ कि समाज ने इस पे बहुत बड़ी सफलता पाने की ओर अग्रसर हैं। और एक समय ये आएगा कि हो सकता है टोटली बंद हो जाए। टोटली बंद होने की तो गारंटी अपन इसलिए नहीं ले सकते कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपवाद होते हैं, लेकिन ये होना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि इस पर होना चाहिए। ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि आप जो है उसमें 10 तरह के मीनू बनवा रहे हैं, 10 तरह की आप भव्यता बता रहे हो। नहीं होना चाहिए, मेरी ये व्यक्तिगत सोच है कि ये नहीं होना चाहिए। अंतरजातीय विवाह तो बताएं सर। ये मुद्दा अभी बहुत अंतरजातीय विवाह तो एक्चुअली नासूर बन गया है इस समय कि अंतरजातीय, हाँ इसलिए बन गया है कि देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर। अच्छा। बाहर पढ़ रहा है, कोई मेट्रो सिटीज़ में पढ़ रहा है, कोई बेंगलोर में, पूना में है, नोएडा में है, कोई फॉरेन कंट्रीज़ में है। तो इनकी सोच ये समाज से कट गए हैं। ऐसा क्यों सर? ये मुख्य धारा से कट गए क्योंकि ये टच में ही नहीं है। व्हाट इज क्या गोइंग, आपके समाज के लोग वहाँ नहीं हैं? बड़ी लिमिटेड हैं, बहुत छोटे हैं, 2 घर हैं, 4 घर हैं। जो भीड़, जो लोग जो है यहाँ आपके जबलपुर, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, खुरई में है, वो क्या वहाँ है? दिल्ली में क्या गिने चुने 2 घर होंगे, 4 घर होंगे। वही हाल पूना में है, वही हाल बेंगलोर में है, वही हाल आपका नोएडा में है, वही हाल गुड़गांव में है। तो ऐसी जगह पे कहाँ मिलेंगे वो? अच्छा वो इतने ओवर लोडेड रहते हैं अपने काम से कि उन्हें इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिलता है। उनको अपन को समय लेना पड़ता है क्योंकि सब एमएलसी में,
एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनीज में है सारे, तो उनकी वर्किंग आवर्स ही, क्योंकि उनके लंबे लंबे पैकेज मिलते हैं, तो वो आपका ये काम करेंगे कि अपनी नौकरी देखेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसलिए वो हम बट गए हैं। अब उनको समाज की अहमियत नहीं बता पा रहे हम लोग। जो हमें मैसेज करना चाहिए, उनको कन्वे करना चाहिए कि वे इससे जुड़ें, मुख्य धारा से जुड़ें, उससे वो या तो हम लोग सफल नहीं हैं या वो इसमें जुड़ना नहीं चाहते हैं। सर उसका क्या कारण हो सकता है? बच्चे जो हैं, जो पढ़ने गए हैं बाहर, वो समाज से दूर क्यों जा रहे हैं या उनको समाज समझ क्यों नहीं आ रहा है? और जो बुजुर्ग हैं या जो इस समाज के जो बड़े लोग हैं, वो क्यों चाहते हैं कि बच्चे समाज से जुड़े रहें? भाई देखिए, वो इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं कि उनके पास प्रॉपर समाज का मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है कि भाई समाज में क्या हो रहा है, हमारे क्या गतिविधियां चल रही। अगर वो इससे जुड़ें, यहाँ पे आएँ, हमारी मीटिंगों में, हमारे और भी कार्यक्रमों में हिस्सा लें, तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा। अभी चूँकि उनको जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही उनको ये लग रहा है, उनको एक ही ध्येय उनके पास है, पैकेज, पैसा, कैरियर, यही दिखता है उन्हें। फिर ये मैरिज तो उनके लिए सेकेंडरी हो जाती है उस समय। फिर वो क्या करते हैं कि वो अपना अपना वो देखते हैं कि भाई हमारा किसके साथ ट्यूनिंग बैठेगी। जी, भाई बिल्कुल। समाज के दायरे में वो नया न्यू कमर है, नई नई समाज का घर है, हम उसके साथ ट्यूनिंग बिठाल पाएंगे कि नहीं बिठाल पाएंगे। इसके लिए वो वहीं भागते हैं। तो पता लगा ज़्यादातर वही होते हैं कि जो दोनों जॉब में हैं, एक ही जगह जॉब में है, वो ऐसा अपना पेयर ढूंढते हैं, उसमें अपना वो करते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये अगर अपने समाज के दायरे में अगर सुविधा उपलब्ध नहीं है, अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, जिसके स्पेसिफिक पोस्ट आपके पास है जो समाज में उपलब्ध नहीं है, कि उसी मैचिंग का आपको पेयर चाहिए है, तब तो मैं फिर भी थोड़ा सहमत रहूँगा कि भैया चलो ठीक है कि आपका जो है इसमें जमता है। लेकिन जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, प्रॉस्पेक्ट हैं, समाज के दायरे में हैं, उससे अच्छे हैं, क्यों नहीं आप समाज से जुड़ते हैं? समाज में रहें, समाज में उसके अंदर दायरे में शादी करें, अपना घर बसाएं। भाई काम तो आपको वही करना है, आपको एडजस्टमेंट वहाँ भी करना है, एडजस्टमेंट आपको यहाँ भी करना है। कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे फुल प्रूफ आपको स्टाम्प पेपर पे लिखा मिल जाएगा कि भैया ये जो है इनकी कभी बिगड़ेगी नहीं। तो थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट हर जगह हर को करना पड़ता। हम ही से लो तो हम बताएंगे कि एडजस्टमेंट सही किया, बात। कभी उनने किया, कभी हमने किया, दूसरे समाज बंधु भी हैं वो भी करते हैं, चलते घर ऐसे ही चलते हैं। आप गैर समाज में भी करोगे तो भी वही करना पड़ेगा आपको। तो आप कैसे, आप इस पर 100% कैसे कह सकते हो कि भैया ये अच्छा है ये ख़राब है? तो मेरा तो यही कहना है कि समाज के दायरे में एज फार एज पॉसिबल समाज के दायरे में ही करें, और ताकि समाज का नाम हो, आपका नाम हो, आप जो है एक मुख्य धारा से जुड़े रहें, आप अलग थलग ना हो। नहीं तो वही पहचान वाली बात फिर आ जाएगी कि आपकी आइडेंटिटी आप खो देंगे। मुझे एक चीज़ बताएं, आप अंतरजातीय विवाह जो है, उसके पक्ष में रहेंगे या विपक्ष में, या कुछ कंडीशन में आके उसके पक्ष विपक्ष को देखिए, वन बदलेंगे? वर्ड आंसर यदि पूछे तो मैं कहूँगा नहीं। नहीं। बहन यू क्या आर, कुछ कंडीशंस में आप पक्ष में आ हाँ सकते कुछ कंडीशन में, ये हमने बताया ना पहले हैं? कि यदि आपका मैच समाज के दायरे में नहीं है, आप जज हैं, आप जी। बहुत बड़े पोस्ट पे ऐसे हैं कि जहाँ अभी बच्चे, समाज के बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हो, आप चाहते हैं कि उसी मैचिंग का कोई, उस समय तो ठीक है, उस समय तो आपका ठीक है सोचना। लेकिन जब आपको उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके राडार के तहत मिल रही है, तो आप क्यों भाग रहे हैं वहाँ? अड़ियलपन क्यों करना है यहाँ पे? यहाँ पे तो आपकी सोच उतनी विस्तृत तो हो नहीं सकती जितनी आपके सीनियर्स की या दूसरे समाज बंधुओं की है, उतनी तो नहीं हो सकती है। तो वो तो आपका 1 पॉइंट प्रोग्राम हो गया अकेला। इसलिए आप वो चीज़ें सारे पहलुओं पे सोचिए, क्योंकि कल के रोज़ वो आदमी, आपके समाज बंधु आपके साथ फिर नहीं खड़े होंगे। जब आप समाज से कट ही जाओगे, गैर समाज में शादी कर लोगे, तो फिर आपको वो क्यों सपोर्ट करेंगे? भाई सपोर्ट तो आपको तब करेंगे जब आप उनके पेरीफेरी में आप रहेंगे। तो इसलिए मैं वन वर्ड आंसर यदि पूछे तो ये कोशिश वन नहीं करना चाहिए। अगर बहुत मजबूरी है तो इसी शर्तों के तहत करिए कि आपका अगर स्पेसिफिक जॉब है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, आपको वही मैचिंग मिलाना है, तो बात अलग है फिर। तो आज के और कुछ ऐसे बिंदु बताएं जिन पे आप रोशनी डालना चाहते हैं, या वो बहुत मुख्य हैं आज के तौर पे, उनको आज देखना ज़रूरी है कि ये इन चीज़ों को समाज के लिए ध्यान रखें।
समाज के लिए देखो, समाज भी आज इतनी आगे निकल चुकी है। देखो हमने पहले भी बताया है कि जो एक समय, मेरे समय में जब मैं बचपन में देखा करता था कि इंजीनियरिंग 6 इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में हुआ करते थे टोटल। उस समय रायपुर छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो उसमें इंजीनियरिंग में एडमिशन पाना बहुत मुश्किल था, और समाज के सोचें तो एक बच्चा निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। यही हाल डॉक्टर्स का था। तो समाज ने ग्रो तो किया है कहीं ना कहीं, चाहे अब उनका समाज का योगदान समझ लीजिए, समाज का योगदान तो है ही, माहौल उन्होंने दिया है, प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है। ओके। आपने आपने भी सहयोग किया, तो आप आज जो है 6 7 8 बच्चे सीए में हर साल निकलते हैं, और जो है हर साल एमबीबीएस में निकलते हैं। इंजीनियरिंग का तो कोई पूछो ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर भी बन रहे हैं, एजुकेशन लाइन में भी जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी पोस्ट जो कभी मैंने अपने समय सुनी नहीं थी, तो वो उन बच्चों पे तो आज चारों तरफ अपन प्रगति तो कर रहे हैं। तो इसमें तो ये नहीं, ये कहना उसके लिए समाज कुछ नहीं कर रही है। जो बच्चे कह रहे हैं समाज ने किया क्या है, ये बिल्कुल गलत है उनकी धारणा। उनको इस धारणा से बाहर आना पड़ेगा, गलत है। तो समाज के साथ जुड़ने से आपको, मैं एक सिंगल पॉइंट में बोलूँगा कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। आप उससे मुख्य धारा से जुड़े रहें, समाज ना छोड़ें कभी, अपना परिवार ना छोड़ें कभी, और अपनी समाज ना छोड़ें कभी। ये मेरा जो है सूत्र है, और मैं इसी को फॉलो करके आगे और यही बढ़ा। आगे की पीढ़ी को भी आप बोलेंगे आगे कि की इसी को पीढ़ी फॉलो के करें? लिए मेरा यही कहना है कि थोड़ा माइंड कूल डाउन करके सोचें, उस पर दिमाग से सोचें, उसमें लगाएं कि भाई दी पेरेंट्स आर काइंड टुवर्ड्स। हाँ, क्यों इस तरह भी हम उसको जोड़ने को कह रहे हैं। क्या इनकी अपनी खुद की इमेज है? मेरी क्या इमेज है? मैं अपनी इमेज से क्या करना? मेरे को तो 60 साल में मिलना था, वो मिल गया है। हम तो आपके लिए रास्ता, सरल कांटों कर रहे भरा हैं। रास्ता ना हो, हम सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ यू फॉलो यू कैन, इफ़ यू डोंट फॉलो, मतलब दोनों आपका चीज़ें कहना ये है कि अपनी अपनी समाज पे ध्यान दें देन और अपने अपनी समाज से जुड़ के रहें, जुड़ के तो रहें। आगे चल के वो समाज आपसे जुड़ेगा, आपसे जुड़ेगा, और आपको उससे फायदे ही होंगे, नुकसान नहीं होंगे नुकसान कहीं, नहीं होंगे। नुकसान नहीं होंगे कहीं। तो अकेला एक बिंदु पे ना सोच के आप कई बिंदुओं, कई पहलुओं पे सोचें। आपको अपना माइंड अकेला एजुकेशन या जॉब से तक सीमित नहीं रखना है, क्योंकि अब समय आया है कि आपको उसका प्रचार प्रसार करना है, उसको विस्तृत करना है, उसकी आवश्यकता है। क्योंकि आज आप करेंगे, कल आपकी जनरेशन भी वही करेगी। बिल्कुल। उनके सामने मान बिल्कुल लीजिए सर। आपका नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करोगे? और जब तक आप करोगे, जब तक हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। इसलिए भाई नॉट राइट नाउ। तो सर मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे अंतरजातीय विवाह पे हमने कुछ बात करी, एक बिंदु रह गया था मुझे पूछना था, जो क्या आगे चल के कुछ समय बाद, जैसे अभी तक तो समाज के साथ अपन जुड़े रहे या समाज के साथ आपका बहुत अच्छा योगदान रहा, सब कुछ रहा जिस भी समाज से आप हैं, पर मेरा कहना यह है कि आगे चल के अंतरजातीय विवाह के अंतर्गत अगर ये चलती गई और नहीं रोकी गई, या मान के चले जिन समाज को इससे कुछ आपत्ति भी नहीं है, अगर वो चली, तो क्या आगे चल के समाज एक दूसरे में मिल जाएंगे संभावना है, और क्या उससे कठिनाइयां बढ़ेंगी इसकी संभावना है। अब या कठिनाइयाँ, सरलताएं आ जाएंगी? देखिए अभी जो सेंसस के आंकड़े आते हैं, जनगणना के आंकड़े आते हैं, उसमें लड़के लड़कियों का रेशियो देखें तो इट्स ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। ओके। लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। अच्छा। 1000 के पीछे 980 लड़कियां हैं, या और कम हैं। तो ये 20 25 30 का जो गैप है, ये कहाँ से भरे जाएगा? ओके। डेफिनेटली ये अंतर्जातीय की तरफ तो जाना है, गैर समाज में भी जाएंगी, है ना। स्थिति तो खराब होगी इसमें आगे जाके। और हो सकता है, जो आपने प्रश्न किया है कि क्या मिलेंगे, समाज इस पर कभी सोचे विचार करे, तो जो सिमिलर कास्ट के लोग हैं, जहाँ पे ट्यूनिंग बैठ सकती, अभी भी हो रही हैं उसमें, तो हो सकता मिला दें उनको, मिलाने के लिए सहमति बन जाए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ये तभी लोगों को स्टेप लेना चाहिए जब समाज में आम राय बने कि उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई इतना चलता है, चल सकता है, तभी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टॉप वाला है, एक नीचे वाला है, इनका आप जोड़ बना रहे हो। वो संभव नहीं है और वो होना भी नहीं वो चाहिए। होना नहीं चाहिए। मेरे दिल से तो ये एक है, नहीं होना नहीं चाहिए होना। वो। अब मैं चाहता हूं कि हम कुछ अनुभव, आपके जीवन के क्या अनुभव ऐसे रहे हैं, आप कुछ शेयर करें।
जिन पे आप रोशनी डालना चाहते हैं कि भैया ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको अपने जीवन में उतारें, चूँकि आपकी 60 साल उम्र हो चुकी है और बहुत लंबा सफ़र होता है 60 साल का। उसमें आपने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा बताएं कि क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या अनुभव है आपके देखो हमारी ऑडियंस के लिए। देखो आपको यदि खुशहाल जीवन जीना है तो कुछ फार्मूले आपको अपनाना पड़ेंगे। जी। एक तो आएगा कि आप मेहनत करिए, जी तोड़ जितनी मेहनत कर सकते हैं ठीक है। मेहनत करिए। काम के प्रति ईमानदार रहिए, ठीक है। काम के प्रति ईमानदार रहिए। अपना पास्ट मत देखिए कभी कि पीछे क्या हुआ, अतीत को याद ना ना। भविष्य में को देखें। आज जो आज है उस पे फोकस करिए। लोग गलतियां यही करते हैं, हमारे समय में ये था, पहले ये होता था, इतना आसान था इंजीनियरिंग में एडमिशन करना, अब नहीं हो रहा है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। पास्ट भूलिए आप और फ्यूचर भूलिए, आप प्रेजेंट प्रेजेंट में आइए। जिए। दूसरा, अपनी एज भूल जाइए अच्छा। कि आप किस एज, अरे 60 साल हो गए यार, 8-10 साल की नौकरी है, 10 साल की लाइफ चलने वाली है, बिल्कुल कुछ नहीं, जो है आप कर सकते हैं, सक्षम तो है ना। बिल्कुल सही बात। तो उम्र भूल जाइए ठीक है। और अपनी शिकायतें भूल जाइए। अरे वो वहाँ गए थे तो चाय नहीं मिली, वहाँ गए थे तो ऐसा नहीं किया, नहीं। इमेटेरियल चीज़, ओके। कोई यूज नहीं इनका, सिवाय अपना शरीर खराब करना, अपनी स्वास्थ्य खराब करना, इसके अलावा कुछ नहीं। पॉजिटिविटी को बनाए रखें। पॉजिटिविटी बनाए रखें, खुश रहना है तो यही फार्मूले हैं इसके। दकियानूसी करने से कुछ नहीं देखिए बनेगा। नहीं, उसी करने से क्या, बैठ गए पता लगा निंदा रस लेके 10 लोग बैठ गए, सही वो बात। मजे ले रहे हैं, आपका करेक्टर भी उजागर हो रहा है कि यार आप तो चुगली करते रहते हो, आपके तो आदत ही है निंदा करने की, निधरने की आपकी वो है। तो ये काम नहीं करना, अपने काम पे फोकस करिए जिसमें फ़ायदा है। यूथ से भी मैं यही कहूँगा, पहले अपने परिवार से जुड़ें, फिर समाज से जुड़ें, ओके। और फिर राष्ट्र से जुड़ें। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत अच्छा लाइनअप दिया सर आपने ये। इतने इतने में करें, आपका ऑटोमेटिक थिंग्स विल बी फॉलो, आपके पीछे भगेंगी, आपके पीछे भगेगी दुनिया, आपके पीछे रहेगी। अपन ने पढ़ाई की, अमेरिका चले गए साहब, यूके चले गए, न्यूजीलैंड चले गए, किसके लिए? उनके लिए, सही बात। उनके लिए कर रहे हैं हम। अपने, हमारे यहाँ कम है क्या, कमी है क्या जो हम अपने यहाँ ना करें? अपने अपने देश के लिए करें। कई बच्चे ऐसे हैं 2-2, 5-5 करोड़ के पैकेज छोड़ के अपनी कंट्री के सर्व करने के लिए छोड़ के भगा हैं। एक तरह से लात मार दी उनने अमेरिका को और यूके को और जमाने भर को, रसिया को, अपने देश के लिए। अपन भाग रहे हैं पैसे के लिए कि बिल्कुल यूएस में चले जाएंगे तो इतना पैकेज है, पर वीक मिलता है, अंगला है, बंगला है, ये। अरे उनकी क्राउड कितनी है, जनसंख्या कितनी है, सही बात। आपके एक संभाग से भी कम है, इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं। आपकी जनसंख्या कितनी है? 145 करोड़, इसलिए आपको हिसाब से करना है। राइट राइट, सही बात है सर। मैं आपसे लेकिन एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। बोलिए। चूँकि हमने इतने सारे बिंदु कवर कर लिए, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा सनातन धर्म पे भी बताएं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन आपके धर्म, हिसाब से क्या है सनातन देखिए धर्म? सनातन धर्म, हम इतना ही जानते हैं कि अपने धर्म के या किसी धर्म के प्रति अपन को आस्था रखना चाहिए, अपना लगाव। ऐसा नहीं है कि आप पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, अपनी चीज़ें ही भूल गए, अपना कल्चर भूल गए हैं। तो अपन उसको आत्मसात करें, उसके साथ रहें, उनको फॉलो करें, आपका दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी आपकी। क्या बात है सर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, सफलता के तो कई सारे लोग सफलता के ऊपर बात कर देते हैं कि ये कुछ बिंदु हैं, इसको अगर आप करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। काफ़ी लोगों के पास होते हैं और काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो बताते हैं इस चीज़ को। बट जीवन जीने के जो नियम हैं, जीवन जीने के जो मूल सूत्र हैं, सर ने हमको वो बताए हैं। तो उस चीज़ों पे आप ज़रूर गौर करें। इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। आशा है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। और अगर आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक सुना है, यहाँ तक देखा है, तो आप भी कुछ बताएं
कुछ बातें ऐसी कमेंट सेक्शन में लिखें जिससे हम आगे कुछ और प्रश्न उठा पाएँ, कुछ और बातें बढ़ा पाएँ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।